हम इक्वल इक्वल नहीं कर सकते। रीजन बीइंग ये क्वेश्चन की टोन जो है ये एक ट्रैप है। किसी में बॉडी का ज्यादा नहीं पता, कम से कम इंट्रो बड़ा लिख दो। कोर डायमेंशन का ज्यादा नहीं पता, एटलीस्ट नॉन कोर डायमेंशन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो। इट इज काइंड ऑफ इंटेलिजेंट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, राइट। इट हैज आल्सो लेड टू इंक्लूसिवनेस। तो ऐसी कुछ 50-60 वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको लिख लो। इट इज रिलेटिव गेम। आप साइड में बैठा है उससे अच्छा लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एटलीस्ट हाईलाइट द बेस्ट कीवर्ड्स। One thing I'm making very clear कि GS में do not think that you can get marks by writing average answer. दिमाग से ही निकाल देना। तो ये सारी चीजें हमें हर हाल में करनी है टू गेट 450 प्लस। आपके आंसर्स में अगर डेटा, फैक्ट्स, अच्छे इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, कीवर्ड्स, पंचलाइंस ये हैं तो यू विल गेट मार्क्स। अगर ये नहीं है तो इफ़ यू हैव फ्रेमवर्क्स टू थिंक इन, वो दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन जनरेशन ऑफ पॉइंट्स। कभी भी अपने आंसर्स को चैलेंजेस पे एंड मत करना। इवन इफ यू हैव टू राइट द सजेशंस इन कंक्लूजन, डू राइट देम। तो हेलो एवरीवन, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन व्यूअर्स। सो बेसिकली इन दिस सेशन जो आज हम करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है विच इज हाउ टू स्कोर 450 प्लस इन जीएस। राइट, सी बेसिकली अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में 3 पिलर्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और उसमें जो आपकी नौकरी लगती है वो मेन से लगती है। एंड विद इन मेन्स इट इज द जीएस पार्ट विच इज व्हाट 1000 मार्क्स। तो इस 1000 मार्क्स से डिसाइड होता है कि आपकी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू का अपना रोल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी मेंस है। एंड विद इन मेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीएस। राइट, अब विद इन जीएस बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे इतने आ गए, हमारे इतने आ गए, हमारे इतने आ गए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कोर 350, 360, 370, 380। द रीजन बिहाइंड दिस सेशन इज कि वी विल टेल यू दोज ब्लूप्रिंट्स, दोज कीवर्ड्स, दोज स्ट्रेटजीज जिससे जो आज के हमारे गेस्ट हैं विकास कुंडू, जिसके 454 मार्क्स आए हैं इस बार जीएस में। राइट, एंड वो जो 454 मार्क्स आए हैं वो ऐसे नहीं है कि कुछ तुक्का था या कुछ ऐसा था कि कुछ वर्क कर गया, नहीं समझ में आया। एक्चुअली आई न्यू इट बिफोर दैट ही विल स्कोर मोर देन 450 इन जीएस, एंड ही आल्सो न्यू कि ही विल स्कोर वेरी वेल इन जीएस, बिकॉज लाइक वी वर वर्किंग विद अ प्लान कि भाई ये सारी चीजें हमको करनी है कि हमारे 450 प्लस आएंगे। अगर आप देखोगे, दिस इज वन ऑफ द मैसेज दैट वी हैड शेयर्ड जब शायद मेंस रिजल्ट आया था। हाँ, मेंस रिजल्ट आया था। सो आई हैड ऑलरेडी रिटन की नथिंग बिलो टॉप 50। ये इसलिए नहीं बोलते कि मैं कुछ वो करूं, मुझे मालूम था कि अगर तुम्हारे 50 से रैंक आएगी तो मैं खुश नहीं होगा, क्योंकि यू डिजर्व टॉप 20 रैंक। टॉप 20 रैंक भी आ जाती, बट आई थिंक ऑप्शनल में थोड़े मार्क्स कम रह गए, इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रह गए। बट द आइडिया इज दैट वी ऑलरेडी न्यू दैट ही विल स्कोर रियली वेल। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस सेशन कि भाई एग्जैक्टली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस ही फॉलोड और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए to get 450 marks in G. सबसे पहले let's felicitate विकास। विकास, बाय। थैंक यू सर। ठीक है, so basically this session will be divided into 2 parts. सबसे पहले I will be sharing some best practices, and उसके बाद विकास will be taking the session where he will be showing कि how he implemented those best practices, most of them in his answers. ठीक है ना? तो GS 1, 2, 3, 4 exactly we will go through each answers and we will see कि exactly क्या-क्या चीजें हम यहाँ से learn कर सकते हैं for anyone who is writing mains this year also and anyone who is writing mains next year. देखो, सबसे पहले अगर हम start करें तो mains answer writing जो है बहुत ignored field भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार ठीक है, नॉलेज अक्यूमुलेट कर लेंगे। आई मीन आई विल टेल यू इन एग्जांपल। अभी आई वाज आल्सो डिस्कसिंग विद विकास आल्सो दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट हु वाज इनटू आईआरएस लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ही कुड नॉट क्लियर मेंस। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द होल 3 months ही वाज सेइंग कि भाई मैं सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा सर, आंसर लिखने में इस बार इनर्शिया हो रहा है।
and this is what he did for next 3 months with that confident कि last year तो GS में marks आ गए थे, इस बार भी आ जाएंगे. Mains नहीं हुआ. So that is how brutal mains is. कि आप brainstorming करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. You have to replicate that, practice that in your answers, because with great knowledge, I have seen people with great knowledge scoring very less in GS because पूरी फाइट जो है वो ये है कि 150 वर्ड और 250 वर्ड में वो पूरी नॉलेज को आप कंसाइज करके रिफ्लेक्ट करने की, दैट इज द मेन गेम. ठीक है ना. तो उस पर हमको वर्क करना है. ठीक है ना. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ मैं आपको बताऊंगा एंड आई विल आल्सो ट्राई टू डिस्कस कि जो 2025-24 जो पीवाईक्यूज आए हैं कि वहां पे हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं. इससे सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये है एंड अ लॉट ऑफ aspirants ignore that. They just see the theme and then they start writing answers. For example, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, the self-help group bank linkage program, which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Elucidate. अब कोई मेरे को बताएगा इसमें कितने पार्ट बनेंगे. ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है. 4. कौन कौन से? How is self-help group and the bank linkage program क्या है उसको describe करनी पड़ेगी. And then how is it an innovation, उसी के सब पार्ट में चले जाएंगे. Then how it is effective for the poverty alleviation. And another is empowerment, women empowerment program. ठीक है. उसके बाद फिर challenges way forward नहीं लिखोगे. अब इस अगर आपके पास इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कीवर्ड देखो, इलुसिडेट. यहीं पे अगर कीवर्ड होता एग्जामिन तो मैंडेटरी होता कि आप चैलेंज लिखो. बट सिंस इट सेज इलुसिडेट, सो इफ लेट्स से यू डोंट हैव स्पेस, if you don't have time, you can skip challenges part. You can explain these keywords कि भाई how SSG has proved to be one of the most effective through examples, how it has. You can straight away move to way forward. These further steps can be taken to promote SSG because the directive here is elucidate. तो ये इंपॉर्टेंट है. हम क्या करते हैं कि चाहे कोई भी हो डायरेक्टिव, हमें अपना एक बेस बना हुआ है कि भाई फर्स्ट हम ये करेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर चैलेंज लिखेंगे और फिर वेपर लिखेंगे. अब ये वाले देखो क्वेश्चन, सिविल सोसाइटी, और ये इस बार ही आया था मेंस में. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स. डू यू एग्री? जस्टिफाई. बताओ कैसे ब्रेक करेंगे इसमें. सर इंट्रोडक्शन में पहले तो सिविल सोसाइटी का डेफिनेशन, फिर लीगल बेसिस ऑफ सिविल सोसाइटीज, फिर चैलेंजेस कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, फिर चेंजेस नीडेड और फिर कंक्लूजन. अच्छा, in the introduction you will write the definition of civil society organization. Do you think that this will give you or this will fetch you good marks? Just writing definition of CSO. We can go if in any recent time any civil societies could have played an important role. We can go for Dehradun Curring case. I think the best way to introduce is that you define CSO in one line and then talk about the recent context or anything. अगर आप सिर्फ definition based intro यहाँ पे the topic that has always been in news, अगर आप इस topic पे if you will just write definition based intro, you will not get marks. You will have to combine definition plus recent context. Or in some case, if you don't have time, you can just start with recent context. Because CSO is something which UPSC को मालूम है कि आपको मालूम होगा ही क्या है CSO. It's part of your syllabus, right? अब यहाँ पे जैसे बोला कि इक्वल हम इक्वल नहीं कर सकते. रीजन बीइंग ये क्वेश्चन की टोन जो है ये एक ट्रैप है. एंड द ट्रैप इज कि भाई आप 50-50 पार्ट दोनों कर दो. इट्स अ ट्रैप. बट द आइडिया इज दैट हाउ विल यू से दैट इट्स अ एंटी स्टेट एक्टर. क्या आप इस पार्ट को इक्वल रखोगे विद द फैक्ट दैट non-state actor, against that? I mean, the question can be framed in a very provocative way, but your answer will be balanced. CSO government भी बोलती है
It's a most important or one of the most important pillar of development. How can we, write 5 points कि हाँ वो एंटी स्टेट है और 5 points नहीं, वो एंटी स्टेट नहीं है? नहीं, यही पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे कीवर्ड है डू यू एग्री, राइट? सो अब डू यू एग्री अगर आपका डायरेक्टिव है, और सेकंड इज जस्टिफाई. अगर डू यू एग्री आपका कीवर्ड है, डायरेक्टिव है, तो द होल आइडिया इज दैट यू हैव टू सी द टोन ऑफ द क्वेश्चन and then you have to decide ki which side you will take. Whichever side you will take, the ratio will be 60-30 or at least 55-35. मतलब ऑलमोस्ट अगर आप 6 पॉइंट वहां लिख रहे हो, जो स्टैंड आपको लेना है, ठीक है ना, तो 6 पॉइंट उसके होंगे, 3 से 4 पॉइंट अपोजिट साइड के होंगे. अगर आप इससे एग्री कर रहे होते तो ये चीज उल्टी हो रही, बट हम इसको एग्री नहीं करेंगे ना. हाउ कैन वी एग्री विद द फैक्ट दैट सीएसओ जो है वो एंटी स्टेट हो गया है, विद द फैक्ट दैट सीएसओ हैज बीन सो मच प्रमोटेड बाय एवरी गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है ना. सो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डू यू एग्री लिखा है, हम इक्वल की गलती कर देते हैं. नहीं, हमें जो स्टैंड हमें लेना है उसका वेटेज ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द अदर साइड, ठीक है ना. और उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड रहेगा, वो तो रहेगा ही. हम कोई भी स्टैंड ले, बट हमको लास्ट में विल हैव टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन, ठीक है ना. या फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड. बताओ इसमें क्या रहेगा, कितने पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे? सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज. इलेक्टोरल कॉलेज में दो कॉलम्स बना के इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, एंड एंड में एक छोटा सा पार्ट की प्रॉब्लम कैसे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस है. सो इट इज नॉट इन वेरी कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी ऐसा बोलते हैं, तो क्रिटिसिज्म करते हैं, वैसे फ्रांस का भी करना पड़ेगा, को गवर्नेंस, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस, बिकॉज इट सेज क्रिटिकली एग्जामिन. तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये है कि यू हैव टू डू कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस. इन द एंड यू आल्सो हैव टू टॉक अ बिट अबाउट कि कैसे इंडिया और फ्रांस के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं. जैसे इंडिया के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते हैं, एंड दीज आर पीपल हु आर वेरी काइंड ऑफ स्कॉलरली पीपल, विद्वान लोग होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग इसको इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना. फ्रांस के केस में अल्टीमेटली दे हैव दिस 2 राउंड सिस्टम, जहां पे पहले राउंड में जो टॉप 2 बचते हैं सिर्फ वही रहते हैं. और उसमें क्या होता है कि लेट्स से आई डोंट लाइक एनीवन, but despite that I have to choose one because my candidate is out of the race, right? So वो भी एक प्रॉब्लम है. So you will have to touch that also. अब यहाँ पे क्योंकि critically examine लिखा है, अगर यही भी लिखा होता डिस्कस, तो आप बस कंपैरिजन करते और छोड़ देते, कंक्लूड कर देते, ठीक है ना. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको हर हाल में देखनी होगी. सेकेंड इज ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स. तो अब ये क्वेश्चन आया था इस बार, यूपीएससी ने पूछा था, वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन. बताओ कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे? हाउ विल यू, व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन? वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन. देखो, दिस इज समथिंग यू ऑल्सो सी इन हिज कॉपी ऑल्सो, कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको ब्रेक करना है. यहां पे पहला कीवर्ड है वुमेन सोशल कैपिटल, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड. सो यू विल मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ वुमेन सोशल कैपिटल, फॉर एग्जांपल द एसएचजीज, द कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना, द अदर काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुपिंग जैसे गुलाबी गैंग एंड ऑल, ठीक है ना. सो यू विल मेंशन दैट कि भाई अल्टीमेटली सबसे पहले कि ये कंपोनेंट्स है सोशल कैपिटल के. तो सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल इज अ टूल, ठीक है. उसके बाद सेकेंड कीवर्ड होगा इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट, एंड थर्ड कीवर्ड होगा जेंडर इक्विटी. एडवांसिंग एम्पावरमेंट में आपके 3 हो जाएंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. So basically this is the tool, this is the process, and this is the result. ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है
कि हम जब ये टूल्स का यूज करते हैं, एसएसजी हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, वुमेन के एनजीओज हो गए, ये टूल हमें हेल्प करते हैं कि इंपावरमेंट हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेंस में, तो टेक्निकली अगर एसएसजी मिल जाते हैं तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, या फिर अल्टीमेटली बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाती है, कलेक्टिव एफर्ट है। सोशल की बात करें तो सोशल इविल्स को फॉर एग्जांपल गुलाबी गैंग, सोशल इविल्स को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल की बात करें, ठीक है, तो पंचायत में वुमेन के पास ज्यादा पावर आ सकती है। प्रॉक्सी जो ये आपका पंचायत पति वाला सिस्टम है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड। ये प्रोसेस है और रिजल्ट क्या है? इक्विटी। कि इट दिस प्रोसेस लीड्स टू व्हाट? विद इन, अगर सोशल साइंस में बात करें तो विद इन द फैमिली बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाती है, से हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। इकोनॉमिक की बात करें, जो इनइक्वालिटी है दैट रिड्यूसेस, ठीक है ना। मोर एंड मोर वुमेन विल बी पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल सेंस में अगर हम बात करें, सो दे विल बी मोर एमपीज, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साथ क्लब कर देंगे। एक साथ क्लब नहीं करना है, अलग अलग ब्रेक करना है। ये आपका टूल है, ये प्रोसेस है और ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society, illustrate with special reference to the expanding horizons of right to life and personal liberty. Constitution of India is a living. सबसे पहले आप intro क्या करोगे? You will define why Constitution is called as a living instrument, because it has been evolved and adapted over time. That's why it is called as living instrument with capabilities of enormous dynamism. This is the next part. So you will mention how preamble has been changed, socialist secular आ गया है, fundamental rights increase और decrease हुआ है, ठीक है ना। DPSP में नए एडिशंस आ गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई हैं, राइट। देन थर्ड पार्ट आएगा आपका मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो यहाँ पे आप यू विल मेंशन ऑल दोज रिफॉर्म्स, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी से लेके ऑल दीज एजुकेशन से लेके जो प्रोग्रेसिव चीजें हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप बात करोगे, जीएसटी रिफॉर्म्स एंड ऑल। एंड लास्टली एक्सपैंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे आप राइट टू प्राइवेसी की बात करोगे, यहाँ पे आप राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात करोगे, अरुणा शोभा केस, राइट टू इन्वायरमेंट की बात करोगे, ठीक है ना, एमसी मेहता केस, ठीक है ना। सो यू विल टॉक अबाउट ऑल दोज जो हुए हैं, यहाँ से आए हैं। सो दैट्स हाउ यू विल ब्रेक इट डाउन। तो ऐसे क्वेश्चनों में, खासकर GS2 में तो आजकल क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आ रहे हैं, राइट। सो दैट्स हाउ यू विल ब्रेक इट डाउन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, टेम्पलेट बेस्ड इंट्रो एंड कंक्लूजन। देखो, जो भी टॉपिक्स सिलेबस का पार्ट है, एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे आपके पास पहले से एक अप्रोच रेडी है, राइट। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोसाइटी, this is the kind of intro. These are the 6-7 types of intro I will use. This is the 6-7 types of conclusion that I will use. Plus जो topics बहुत ही ज़्यादा legacy topics हैं, like we know that there is a high chance that the question will come. At least in those topics you should have those pre-ready kind of intro and conclusion, so that in the exam scenario you don't waste your time in brainstorming कि मैं क्या लिखूं। Straight away आप 10-20 सेकेंड में intro और conclusion लिख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड प्रोसेसिंग है, तो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ इंट्रो वी कैन यूज। डेटा से कर सकते हैं, डेटा ऑफ सिग्निफिकेंस, डेटा ऑफ कंसर्न, कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है ना, प्लस रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इंट्रो कि अभी कुछ न्यूज में आया है, कोड बेस्ड कर सकते हो, ठीक है ना। सो विथ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इफ यू हैव दिस इन पहले से प्रिपेयर है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सिमिलरली कंक्लूजन में आप जैसे इकोनॉमिक्स में यू कैन गो विथ target based conclusion, you can go with committee based conclusion, you can go with acronym based conclusion, you can go with government agenda based conclusion। जैसे यहाँ पे टारगेट बेस में आप जो गवर्नमेंट का विजन है कि भाई 10 से 25% वाला 2030 तक, फिर गवर्नमेंट एजेंडा बेस्ड में जो हमारा विजन है कि फार्मर को जो अन्नदाता है दैट बिकम्स ऊर्जा दाता एंड वैल्यू क्रिएटर। एक्रोनिम बेस में ये कर सकते हैं कि भाई 3Q हमें चाहिए, 3P चाहिए, 3D चाहिए,
So that's how we can think out. तो ultimately अब इस क्वेश्चन को देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज conferred the amending powers on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. Examine the procedural and substantive limitations on the amending powers of the parliament to change the constitution. बताओ, इस पार्ट को बताओ. एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशंस, कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको माइक्रो लेवल पे. यहाँ पे जो प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव है, यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसमें हम कर सकते हैं कि भाई देखो, एक तो लेजिस्लेचर है, सॉरी पार्लियामेंट तो ऑलरेडी बात हो रही है ना, तो लेजिस्लेचर की बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी, वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस केसेस जो आपके केशवानंद एंड ऑल दैट. उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे स्टेट्स, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वहां पे रैटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट्स का. फिर हम बात कर सकते हैं पीपल भी, सिविल सोसाइटी वगैरह जो है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया, दे आल्सो कीप अ चेक, राइट. सो दैट्स हाउ यू कैन ब्रेक इट डाउन. या फिर ये वाला क्वेश्चन था, देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन. इस बार का क्वेश्चन है, बताओ हाउ विल यू ब्रेक इट डाउन माइक्रो लेवल पे. इसमें देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप ब्रेक कर लो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज क्या थी? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है ना, ये सारे वैल्यूज थी. अब आप देखो कि ये वैल्यूज कैसे आज रिलेवेंट हो रही हैं. बहुत ही सब, ठीक है ना. आप भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सारी वैल्यूज हैं वो सोच लो, और फिर उसके बाद एक एक एग्जांपल सोच लो कि आज वो कैसे हो रहा है. ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, सारी वैल्यूज थी हैं. ठीक है ना. आप जो है, जो 6-7 जो मेन वैल्यूज हैं उनको आप ब्रेक डाउन करो, और उसके बाद उसका आज का एग्जांपल कर लो, और कंक्लूजन में उसको लिंक कर दो विद इंडिया कंटेम्परेरी उससे. ठीक है. तो अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है कि भाई, जो चीज आई थिंक विकास ने भी करी और बहुत सारे जो और रैंकर्स भी करते हैं, कि भाई आपके पास अगर नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, तो पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं. सो देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स दैट वी यूज फॉर दैट, जो आई विल आल्सो बी टीचिंग इन मेन सीरीज एंड नित्य प्रगति आल्सो. अब जैसे एक मेथड है, एक टेम्पलेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अप्रोच, कि भाई अगर क्वेश्चन कोई पॉलिटी का है तो आप को पॉइंट जनरेट करने हैं एंड यू डोंट हैव इनफ पॉइंट्स, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से सोचो कि भाई कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की वैल्यूज हैं, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 19, 21, 25. हमारे पास डीपीएसपी की वैल्यूज हैं, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज की वैल्यूज हैं, हमारे पास प्रीएम्बल की वैल्यूज हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल वैल्यूज हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया एंड ऑल दैट हो गया. अब आप जब आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो थिंक फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अप्रोच. जैसे इस क्वेश्चन में, द सर्ज इन हेट स्पीच incidents recently has raised concerns about the erosion of India's constitutional value. In this context, discuss whether the existing constitutional and legal safeguards are adequate. तो जो पहला स्टेटमेंट है, raised concerns about erosion of India's constitutional values, तो आप क्या सोचोगे? आप पहले सोचोगे प्रियम्बल की वैल्यूज, फ्रैटर्निटी, ठीक है ना, इक्वालिटी को हर्ट कर रहा है. फिर आप जाओगे फंडामेंटल राइट्स पे, कौन कौन सी वैल्यूज को ये वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21. लिबर्टी भी तो कर रहा है ना, हीट स्पीच से अगर कल को राइट्स हो गए, राइट. देन फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाओगे, जो हमारी कॉमन ब्रदरहुड वाली है. ठीक है ना. सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स. या फिर ये वाला क्वेश्चन था, जैसे the reservation of seats for women in the institutions of local self government has a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. ठीक है. अब यहाँ पे डेफिनेटली यू विल हैव टू काउंटर इट स्ट्रांगली कि भाई लिमिटेड नहीं हुआ है, बहुत हुआ है. तो वहां पे भी आप वैल्यूज लेके आओगे यहां से, जैसे ये सब वैल्यूज हैं. इक्वालिटी, कि भाई इट हैज प्रमोटेड इक्वालिटी, ठीक है, इट हैज प्रमोटेड जस्टिस अमंग वुमेन, इट हैज गिवन देम लिबर्टी, राइट, इट हैज आल्सो लेड टू इंक्लूसिवनेस. तो ऐसी कुछ 50-60 वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको लिख लो, और जहां पे आपको लग रहा है कि पॉइंट्स नहीं है,
या फिर देखो बहुत बार ऐसा भी होता है आपके पास पॉइंट्स हैं, बस 2-3 पॉइंट्स ही हैं, उसके बाद क्या लिखोगे? सो यू कैन फिल योर आंसर यूजिंग दीज वैल्यूज। ये 50-60 वैल्यूज है, इनको आप रट्टा मार लो और पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन में जहां आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, एट दीज वैल्यूज देयर, ठीक है ना? सो दैट्स हाउ यू, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट इन योर जोन, राइट? तो ये आप कर सकते हो। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जैसे ही आप कोई भी इवेंट पे आया क्वेश्चन, पहली चीज ये सोचो कि यार इस इवेंट्स में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, who are the people who will be affected by it, and once you can generate that, you can straight away generate points also। जैसे ये क्वेश्चन इस बार पूछा था, what are the challenges before Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism, how can these challenges be met? तो इसमें कौन कौन से लोग हम यहाँ पे डाल सकते हैं? चैलेंजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट डाल सकते हो, यहाँ पे आप कंज्यूमर डाल सकते हो, यहाँ पे आप बिजनेस डाल सकते हो, यस यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स डाल सकते हो, एक्सपोर्टर्स डाल सकते हो, और कोई लेबर्स वर्क, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट, तो फैक्ट्रीज बंद होंगी, प्रोडक्शन बंद होगा, तो वर्कर्स, तो अल्टीमेटली सारे आपके जो हैं ये स्टेक होल्डर्स मिल जाएंगे। अब आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत इजी है यार, सबके आपके पॉइंट्स तो निकलने कि कैसे इफेक्ट होंगे ये, ठीक है ना? कंज्यूमर कैसे इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट, चॉइसेस कम होंगे, बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा, तो एक एक पॉइंट तो आप कर ही लोगे, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू जनरेट सम 8-9 पॉइंट्स हियर, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं, डिवाइडिंग द आंसर इनटू कोर एंड नॉन कोर पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली डायरेक्टिव है दैट इज योर कोर पार्ट, और जो एक पासिंग स्टेटमेंट है दैट इज द नॉन कोर पार्ट। जैसे इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा कोर है कौन सा नॉन कोर है। ई गवर्नेंस एज अ critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? बताओ। challenges to the governance. नॉन कोर पार्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट नॉन कोर पार्ट है, राइट? अब बेसिकली गोल्डन रूल ये है कि नॉन कोर पार्ट को फ्लो चार्ट वगैरह से कर सकते हो, ठीक है ना? कोर पार्ट में यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। कोर पार्ट में इफ यू यूज डायग्राम्स, एनी काइंड ऑफ डायग्राम्स, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू because that is your main argument, and your main argument cannot be in a what we call non-serious way, ठीक है ना? तो that is very important। जैसे इसमें था despite the issues faced by investors, अब you will have to mention this is the non-core part कि issues क्या हैं, फ्लो चार्ट बनाया, issues बता दिए, and then you come to the main part कि how India has witnessed that, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स यूपीएससी पूछता रहता है, उन कीवर्ड्स को आप अगर आप पहले से कुछ बना के रखो कि यार ये कीवर्ड्स आएंगे, तो इन कीवर्ड्स में आप आई हैव द पॉइंट्स कि दीज आर द 7-8 पॉइंट्स दैट आई विल यूज। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैथ्स में करते थे कि एलएचएस है, आरएचएस है, प्रूफ करते थे, यहां भी हम ट्राई करेंगे प्रूफ करने का। जैसे ये क्वेश्चन इस बार पूछा था, distinguish between HDI and inequality adjusted SDI with special reference to India. Why is the ISDI considered a better indicator of the inclusive growth? तो यहां पे हमको कीवर्ड मिल गया इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के जो फीचर्स हैं वो आपके ये हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। अब अगर हमें, और यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल इंक्लूसिव ग्रोथ कीवर्ड पूछता है, ऑलमोस्ट हर साल। अब जैसे ही वो कीवर्ड पूछा गया आपसे, तो आप उनको इन डायमेंशंस में ब्रेक करो और फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया आप लिंक कर दो। फॉर एग्जांपल यहां पे पूछा गया कि इनइक्वालिटी एचडीआई जो है इट इज अल्टीमेटली बेटर जो है इंडिकेटर है इंक्लूसिव ग्रोथ का कंपेयर टू एचडीआई। तो हमारे पास ये 9 डायमेंशंस जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, अब आप बस लगा दो कि कैसे ये अल्टीमेटली पॉवर्टी रिड्यूस करता है, कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट करता है।
तो इट बिकम्स वेरी इजी। सिमिलरली एक और कीवर्ड यूपीएससी जो बहुत पूछता है, वो पूछता है डेमोक्रेसी, GS2 में। अब यहां पे जैसे ये कीवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप यहां क्या करोगे, डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट सोचोगे कि डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ लॉ, इट मींस है सेपरेशन ऑफ पावर, और क्या है, हाँ, माइनॉरिटी राइट्स, सिविल लिबर्टीज, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है ना, दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। अब आपने ये एस्पेक्ट कर लिए, डेमोक्रेसी के ये एस्पेक्ट्स हैं फ्लो चार्ट बना के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप ये दिखाओ कि भाई अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहेगी तो ये एस्पेक्ट्स कैसे फुलफिल होंगे। तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है, वेरियस वर्डिक्ट्स है, रूल ऑफ लॉ के लिए केशवानंद भारती केस हो गया, ठीक है ना, सिविल लिबर्टीज के लिए सो मेनी केसेस, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन डू। नेक्स्ट इज कि आप जितने जो भी अच्छे कीवर्ड्स लिख रहे हैं, यू विल आल्सो, आई मीन विकास विल आल्सो शोकेस दैट, कि जो भी अच्छे कीवर्ड्स लिख रहे हो उन अच्छे कीवर्ड्स को बॉक्स बना लो या उसको एटलीस्ट कॉमा कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट राइटिंग, यू आर ऑल्सो शोकेसिंग दैट टू एग्जामिनर कि देखो ये मैंने अच्छा वर्ड लिखा है, मिस मत कर देना, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एटलीस्ट हाईलाइट द बेस्ट कीवर्ड्स, एंड देन उसके बाद there are quotes, you can add case studies, you can add committees, मोटा मोटा जो मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं, उसके बाद आई थिंक विकास विल स्टार्ट। बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आप यहां देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव, फॉलोड बाय you have to break down the question according to parts and subparts. Third is that introduction and conclusion should be effective, template based होनी चाहिए, it should, and you should have prepared it ये पहले से। पॉइंट्स 12 से 14 पॉइंट्स होने चाहिए 10 मार्कर में, 16 to 18 पॉइंट्स इन 15 मार्कर। लेंथ ऑफ द पॉइंट शुड बी बिटवीन 1 to 2 लाइन्स, ठीक है ना। पॉलिटी वगैरह में इट कैन गो अप टू 3 लाइन्स ऑल्सो। एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो, इट शुड हैव सम वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। इट कुड बी सम एग्जाम्पल, इट कुड बी सम गुड कीवर्ड। देन यू हैव टू, जहां पे भी हो पॉसिबल, मैक्रो ब्रेकडाउन करो मेन आर्ग्यूमेंट का। देन एटलीस्ट इन 13 to 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 यू हैव टू मेंटेन द सेम क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें हर हाल में करनी है टू गेट 450 प्लस। अब आई थिंक विकास विल बी शेयरिंग कि कैसे ही हैड अचीव 450 प्लस एंड व्हाट ही हैड रिटन इन हिज कॉपीज। तो विकास, आई मेड श्योर कि एटलीस्ट सबसे पहले उनको लिखा जाए, उनकी टेंशन बाद में ले जाएंगी, ठीक है। फिर उन सेकंड राउंड में आई वुड राइट ओनली दोज क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं। जैसा अभी उनके पास मेरे पास कंटेंट है, अगर मेरे पास कम कंटेंट है तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई वुड राइट एलाबरेटिव पॉइंट्स। जैसे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखता भी नहीं था, लास्ट मोमेंट पे एक बार जाते जाता नोट से देख लिया, बस थोड़ी सी टाइमलाइन देख लिया, थोड़ा सा मेजर हैपनिंग्स क्या थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन द नॉन कोर डायमेंशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हुआ था इसमें। देन कम टू द मेन पार्ट में जो भी वैल्यूज हैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेटरी लिखा था, इस वैल्यू का क्या मतलब था और फिर ये वैल्यू कैसे अडॉप्ट हुई। और फिर मैंने ये भी लिख दिया हर पॉइंट में, हर वैल्यू में, कि हाउ इट हैज बीन अडॉप्टेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा सा वो आपका पेज फिल करने वाली बात हो जाती है। अब जैसे ज्योतिबा फुले वाला भी क्वेश्चन था, 15 मार्कर में था। आप ये लोग यहाँ बैठ के देखोगे तो सोच रहे होगे काफी इजी क्वेश्चन है, बट आपके पास फैक्ट है 2 या 3, गुलामगिरी सत्यशोधक समाज, इन 2 पॉइंट्स को आप 3 शीट्स तक तो नहीं घसीट सकते। एक्चुअली हमने ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है पेपर में कि 3 शीट कैसे भरें इसमें। तो इस केस में यू हैव टू राइट थोड़ा बहुत एलाबोरेटिव पॉइंट्स, या फिर थोड़ा बहुत जोड़ तोड़, ये बोलता हूँ मैं, जोड़ तोड़ लगाना, कि किसी में बॉडी का ज्यादा नहीं पता, कम से कम इंट्रो बड़ा लिख दो,
कोर डायमेंशन का ज्यादा नहीं पता, एटलीस्ट नॉन कोर डायमेंशन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो. इट इज काइंड ऑफ इंटेलिजेंट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशनल इंटेलिजेंस. यहाँ पे तो क्वेश्चन हर कोई ब्रेक कर लेगा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप 3 घंटे में वहां पे सेंटर पे जब बैठते हो और ये नहीं पता आपको पेपर खोलते ही कि आपके सामने क्या आएगा, और वो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आता है, तो वो हैंडल करना भी पैर हिलते हैं. यहाँ पे तो बहुत आसान होता है. GS1 दे के निकले थे हम सबका. मेरा ये था कि यार बहुत हो गया, छोड़ अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर. आई वॉज एन IPS लास्ट अटेम्प्ट में. उन्हें ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, नहीं हो रहा यार. बाहर देख के निकला, सबके मुंह लटके हुए थे. और GS1 में आई गॉट अ गुड स्कोर 113 का. तो काइंड ऑफ इट इज रिलेटिव गेम. आप साइड में बैठा है उससे अच्छा लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. दैट्स इट. सर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए या मतलब से प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट या कुछ इस तरह से, मतलब व्हाट डिड यू रिलाई ऑन द मोस्ट, अपने वन पेजेस पे या आपने बनाए नहीं? Most of the things which I did was value additions. चाहे वो सोसाइटी के हो, सोसाइटी के आई हैड लिटिल बिट थोड़ा सा डिटेल में नोट्स है. मेरा एक सेशन भी है सारथी IAS पे ही है, यू कैन वॉच दैट, कि मैंने अपने नोट्स को कैसे मैनेज किया था. उसमें मैंने अपने नोट्स के रेफरेंसेस भी दे रखे हैं, इन केस आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए तो इट वुड बी बेटर. तो वैल्यू एडिशंस पे आई यूज टू फोकस मोर. और थोड़े से जो वो टॉपिक्स हैं जिन पे वी डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज कंटेंट, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, या और कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है. तो उन टॉपिक्स में आई हैड सम काइंड ऑफ डिटेल्ड नोट्स, बट नॉट टू मच डिटेल्ड. अदर पार्ट्स के लिए आई जस्ट हैड वैल्यू एडिशन इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई एंड डेकोरेट माई आंसर. One thing I'm making very clear कि GS में do not think that you can get marks by writing average answers. दिमाग से ही निकाल देना आप. ये टाइम 2018 और 19 का था. आपके आंसर्स में अगर डेटा, फैक्ट्स, अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, कीवर्ड्स, पंचलाइंस ये हैं तो यू विल गेट मार्क्स. अगर ये नहीं है तो मामला काफ़ी गड़बड़ में जा रहा है आजकल मार्किंग का. GS1 में आई हैव सीन मार्क्स इन 116 ऑल्सो, और 88 भी एक सिलेक्टेड मार्क्स कैंडिडेट के देखे मैंने. 88 मार्क्स, 30-40 मार्क्स की वेरिएशन इन वन सब्जेक्ट. आई नो वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसके GS3 में ही गॉट 53 मार्क्स. आई गॉट 98. GS3 का पेपर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही सेड कि पेपर अच्छा हुआ था क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में एन इजी पेपर इज अ डिफिकल्ट पेपर इन डिसगाइज, क्योंकि आपको अपने आंसर्स औरों से डिफरेंशिएट करने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. इसीलिए अगर पेपर में कोई सिटीजन चार्टर या जो रिपीटेड थीम है उससे क्वेश्चन आता है तो डोंट बी हैप्पी. वो सबको आता है. एवरीबडी इज गोइंग टू राइट गुड आंसर ऑन इट, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स. उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स या 2-3 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा डंप करने पड़ेंगे टू शो द एग्जामिनर लुक आई हैव रिटन बेटर आंसर फ्रॉम द अदर्स. सो वैल्यू एडिशंस, ये डेटा फैक्ट्स, ये हर GS के लिए आई यूज टू कलेक्ट अ लॉट, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं. किसी के लिए बेनिफिशियल हो जाए तो यू गाइस कैन लुक एट इट. सो the concept of spawn city is gaining attention in urban areas, discussed in the context of ecological stress brought about by planned urbanization in India. अगर आपके पास कुछ अच्छा डेटा एग्जाम्पल रिसेंट का है तो यू कैन स्टार्ट इट, अदरवाइज गो फॉर द डेफिनेशन. स्पॉन सिटी की एक डेफिनेशन दे दो एंड डू मेक इट अ हैबिट. इंट्रोडक्शन में भी इफ यू गाइज आर राइटिंग एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, डू राइट एन एग्जाम्पल ऑन इट साथ में. तो आई स्टार्टेड विद द डेफिनेशन और फिर क्वेश्चन को ब्रेक करना. इकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ये नॉन कोर डायमेंशन. नीति आयोग का 65% ऑफ सिटीज लैक मास्टर प्लान फॉर डेवलपमेंट. बेंगलुरु का एग्जांपल, डे जीरो, यू हैव टू राइट सच काइंड ऑफ कीवर्ड्स. डे जीरो इन शिमला. ब्लू एंड ग्रीन स्पेसेस, मुंबई फ्लड्स. अब आ जाता है कि रेलिवेंस ऑफ स्पॉन्सिटीज टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. डे जीरो वाला आ गया. परकोलेशन वेल्स, I have collected this value addition and I was remembering it at that particular time. Integrated blue-green infrastructure, such kind of decorated content which is going to decorate your answer.
और ये याद करना नहीं, हाउ यू हैव टू यूज इट इन आंसर्स, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ बैठ खड़ा करके मैं आपको 100 चीजें सजेस्ट कर दूंगा, बट वहां बैठ के इम्प्लीमेंट करना टू ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू योर आंसर, इट इज अ ह्यूमंगस टास्क। वे हैड इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम क्लियरली रिमेम्बरिंग, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो वरना इसकी कंप्लीट टर्म है इंटीग्रेटेड ब्लू ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। भंगरू मॉडल, ये गुजरात में है। Small cities can be a game changer for making cities as places of 21st century. It was a kind of keyword I guess from economic survey and then SDG also. हो सकता है ये एंड SDG पे भी, but I made sure कि मैंने ये लिखा places of 21st century. Arctic amplification again started with the definition कि what is it, क्योंकि ये kind of keyword है, ये थोड़ा सा न्यूज में रहता है। What is Arctic amplification and why it is considered as a key driver of climate anomalies across the globe? Key driver of climate anomalies, ये इसका क्या मतलब है? Albedo effect, heat budget, Arctic paradox, pressure systems। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो start thinking in the macro framework whatever you have studied in your content। क्लाइमेटोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, go through them। फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स कि प्रेशर सिस्टम्स में हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, क्लाउड फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे अर्थ का हीट बजट, गो थ्रू द सिलेबस, इट इज गोइंग टू हेल्प जनरेट पॉइंट। वरना 2-3 पॉइंट तो आ जाते हैं, फिर 4th या 5th पॉइंट तक आते हुए आदमी को सांस आना मुश्किल हो जाता है कि क्या और क्या लिखूं इसमें। इफ यू हैव फ्रेमवर्क्स टू थिंक इन, वो दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन जनरेशन ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे एक अप्रोच होती है कि अगर इफ यू वांट टू जनरेट पॉइंट्स इन सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम GS1 टू GS4। GS1 के सिलेबस से लेके GS4 के सिलेबस तक जाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारी से, एंड दे विल हेल्प यू इन जनरेशन ऑफ पॉइंट। विंड सर्कुलेशन, ओशियन कन्वेयर बेल्ट भी इसमें मैंने लिखा, ओशियन करंट पैटर्न्स कहा जाता है, ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट अगले पॉइंट में ये। recent report, Arctic amplification, cryosphere, zombie fires. So such kind of decorative terms you have to use in your answers. ये geographical terms हैं. If you are writing them in your answers, they are going to add huge value. अब इसमें देखो, hence Arctic Council and India under its Arctic policy shall strive to protect the Arctic region. इसमें हम नॉर्मल भी लिख सकते थे कि आर्कटिक रीजन डिजर्व्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट आई हैव रिटन आर्कटिक काउंसिल एंड इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी in order to give examiner a new thing to study. In conclusion, society a question. Religion, while being source of moral guidance and social cohesion, has also contributed to sustaining patriarchal structures in Indian society. Starting में ही Pew Research Survey का डेटा आई हैड। इस क्वेश्चन को ब्रेक करो, source of moral guidance and social cohesion, two non-core dimensions, also has contributed to sustaining patriarchal structures in the Indian society. Elucidate, examine. Religion as a source of moral guidance, ethics, character building, values, social cohesion, Vasudhaiva Kutumbakam, brotherhood of Islam, crime minimization, accountability to self, Buddhism's eightfold noble path. Religion sustaining patriarchy, menstruation, non-entry in places, feminine character displayed ideally as household, जो भी है, misogynist practices like sati प्रथा, but however religion also promotes equality. ये आप एक अलग डायमेंशन खोल के एग्जामिनर को दे रहे हैं कि लुक, आई हैव एड्रेस्ड दिस पार्ट आल्सो. अर्धनारीश्वर concept of Hinduism, matrilineal society of Satavahanas, festivals like Durga Shakti, female gods in Hinduism. Then in conclusion, religion's right interpretation and changes are needed for equality to women, like Nitya Newton nature of Hinduism, कि it adapts itself to the changing times. मतलब do not treat conclusion as kind of not worthy of writing a good content and your answer with highly decorative content, because उसी के बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे. Hoysala dynasty, look, certain parts of syllabus I was very struggling with, और A में उसका एक पार्ट था.
और मेंस में you have very limited time, so you cannot prepare everything ideally. Certain parts of the syllabus you have to compromise upon. They are your weaknesses. This part was my weakness, but I made sure कि इसमें अगर मेरे को if I'm not getting good marks, at least I'm getting average marks. I had prepared certain templates जो सर ने भी मुझे दी थी, सजल सर ने, और कंटेंट भी दिया था. तो I had worked upon it कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो it was my strategy कि at least I should write an average answer जो मेरे को एक एवरेज मार्क्स निकाल रहा है. I'll create the differentiating factor in geography जो मेरा अच्छा है. सोसाइटी में अच्छे आंसर I can write. Modern India history I can write a good answer to compensate it. But I made sure कि ये बिल्कुल ही डिजास्टर ना चला जाए. So I prepared only major kingdoms. उन्हीं के एग्जाम्पल्स के साथ आई हैड अ स्ट्रेटजी कि इन्हीं के एग्जाम्पल्स के साथ आई हैव टू प्ले. कुछ टेम्पलेट्स हैं कि अगर आपको किसी डायनेसिटी के बारे में पूछा है तो रिमेंबर सर्टेन फ्रेमवर्क्स, पेंटिंग्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर, डांस, म्यूजिक, इस सारे फ्रेमवर्क को आप रखो ध्यान में. थोड़ा बहुत आइडिया हमको हर किंगडम का वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि इस काइंड ऑफ किंगडम का क्या नेचर था. उस हिसाब से यू फिल द कंटेंट इन इट. अगर आपको एग्जाम्पल आ रहे तो डू राइट देम. If you do not have the examples, do write the generic content. At least you will be able to fill the 2 sheets. और वो भी करो लास्ट मोमेंट पे. Write good quality answers on the other questions. यहाँ पे if you are writing generic content also, you are getting at least average marks. बराबर वाले को 5 मिल रहे तो at least you should write the answer कि 3.5 या 4 तो आपको भी दे के जाए एग्जामिनर. तो such kind of question. Hoysala dynasty, I had no clue. But I had certain examples. Like ये रावणा फाड़ी केव. I remembered only this particular example. अब ये देखो मैंने इसमें कितना generic content लिखा. Focus on cave, example रावणा फाड़ी cave. Elaborate murals on temple walls and caves. Temple as a mixture of both Dravidian and Nagara style of temple architecture. Focus on sculpture as seen in the temples. Pillars were especially decorated and elaborately carved. बताओ होयसाला डायनेसिटी का कोई एक स्पेसिफिक भी दिखता आपको इसमें? It is just filling of pages. एग्जाम इसमें देखो कितनी डेकोरेटिव मैंने कंक्लूजन लिखा है कि हाँ एक चीज मैंने एक पंच लाइन प्रिपेयर कर रखी है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और आर्टिकल 51A, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंडियाज कंपोजिट कल्चर. दैट्स इट. सो दैट आई वाज शोइंग कि अगर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इफ यू डू नॉट इवन नो, तो डोंट पैनिक. Just look how it can be handled. Even in your preparation, certain components of the syllabus you are going to struggle with. किसी का कुछ वीक होता है, किसी का कुछ वीक होता है. But look how it can be minimized. इसका डैमेज को मिनिमाइजेशन कैसे करना है. Explain how colonial land revenue and commercialization policies dismantled India's traditional agrarian economy. How did post-independence India attempt to rebuild agricultural self-reliance? 15 marker. Britishers made India a country of famines. Example, Bengal famine from the food basket of the world in the earlier times. I think it is a line used by Shashi Tharoor in his book. अब इसको हम अगर ब्रेक करें तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन पॉलिसीज, दीज आर नॉन कोर डायमेंशंस. एग्जैक्टली यही कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, महालवरी, मालगुजारी एंड रैयतवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो. एंड ऑल्सो डू रिमेंबर कि डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन इन नॉन कोर डायमेंशन. नहीं तो नॉन कोर डायमेंशन को बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दोगे, फिर जो कोर डायमेंशन है यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट. सो डू जस्टिस विद द होल ऑफ द क्वेश्चन. नॉन कोर डायमेंशन है, गिव इट only due page or due efforts and due space, और core dimension पे do focus properly. Commercialization policies 3 points, 4 point लिखे मैंने, एक में भी explanation नहीं दिया कि ये कहाँ पे था क्या नहीं था, बस एक डायग्राम जरूर बना दिया, मैप जरूर बना दिया, वरना I did not try to explain it क्योंकि it is a non core dimension of the question. Then comes the core dimension, dismantled India's traditional agrarian economy. These are the points. Then post-independence attempt to rebuild India's agriculture.
ये सारे इसमें पॉइंट है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रीन रिवोल्यूशन, फर्स्ट 5 year plan was dedicated to agriculture, LPG reforms, everything we have. Then it was my habit कि मैं ये नहीं देखता था डायरेक्टिव वर्ड क्या है। इफ आई हैव गुड क्रिटिसिज्म, इफ आई हैव गुड वे फॉरवर्ड, मेरे पास अच्छे सजेशंस हैं, तो आई डू यूज टू राइट इट। वो भी फिर नॉन कवर हो जाता है अगर आपको डायरेक्टिवली एग्जामिनर ने नहीं बोला है तो। जैसे इसमें नहीं बोला तो आई रोट शॉर्ट कमिंग्स ओनली पॉइंट्स, जस्ट टू: agrarian distress, farmer protest, lack of productivity, शेष लगा के way ahead because I knew I had the suggestion of evergreen revolution by Dr. Swaminathan. I wanted to write it. That's why I wrote this particular part: modernization, diversification. Then in conclusion, PM Modi's vision, back to roots and mass to future, is a necessity for agricultural revival. So that was the slogan given by PM Modi at that particular time. और ये मैंने रियल पेपर में भी यूज किया। हाँ, ये वाले आ जाते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ये मेरा पूरा आंसर है जिसमें, और आई रोट व्हेन आई वाज क्लियर नियर टू मेंस, सो काइंड ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंस आई कैन से। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड साइक्लोनिक एक्टिविटी इन अरेबियन सी। सो ऐसी सिचुएशन में इफ यू हैव अ गुड एग्जांपल, गुड करंट अफेयर्स to introduce your answer, it is good. I have introduced with Tokte and Biparjoy that came in Arabian Sea. उसके बाद increase cyclonic activity in Arabian Sea, that is non-core dimension. Breached 4:1 ratio between Bay of Bengal and Arabian Sea. More powerful cyclone in Arabian Sea, क्योंकि cyclones की intensity बढ़ रही है due to the surface sea level rise. Factor responsible for it. Here you have to drop the key geographical phenomena which we study in our geography. Madden-Julian oscillation, Indian Ocean dipole, Equino, positive equatorial Indian Ocean oscillation, El Nino effect, marine heat waves, climate change and global warming, Arctic report card. In this attempt, I had compiled a list of various reports and indexes, along with a very little explanation to use in my answers, and it is one of those reports. मैं उतना ही निकालता था, पर उसमें जो चीज मेरे को पढ़ के और एग्जाम में लिख सकूं। ऐसा नहीं कि आप 1-1.5 पेज लंबी समरी निकाल रहे हो उसकी, फिर ना तो पढ़ आ जाएगा ना फिर वो एग्जाम पे आएगा। I kept it very 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 concise and I revised it multiple times. That's why I was able to reproduce this particular thing here. We had National Cyclone Risk Mitigation Project, Odisha model, and INCOIS Cyclone Early Warning System. So, a complete answer. आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने 8 तो ज्योग्राफिकल फिनोमेना लिख दिए, एग्जामिनर तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं पढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द एस्पिरेशंस, लाइफस्टाइल एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द इंडियन यूथ, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। और कोई अगर आपके पास डेटा नहीं है तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशन। अगर कुछ नहीं मिलता है तो फॉल बैक अपॉन इट। ये प्रिपेयर की थी, वो लिखती। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन यूथ, अब हो सकता आप इन तीनों को साथ में ले लो, but I have wrote them separately. Aspirations, hustle culture among Gen Z, retire early culture, entrepreneurship and building unicorn culture, 6-figure salary culture, lifestyle, fast food culture impacting health, craze for gyms and modern fitness equipment over old akhadas, dream of luxurious lifestyle and cars, consumerism, individualism and erosion of indigenous values. Value systems, single parent families, live-in, lavender marriages, secularization of marriages, gender equality, Western values inculcation, Gen Z culture at workplace. We add amend national policy on youth, proactive engagement of youth, guidance and counseling. In this particular answer of mine, I have made a mistake. कि I have wrote headings as points. मैंने points को ही definition ये जो headings type में लिख दिया, headings को ही point बना दिया, क्योंकि I had so much point to write. तो ये मेरी गलती, सर ने भी पॉइंट आउट की थी। और रियल एग्जाम में आई रोट सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, जस्ट इन 1 लाइन, 2 लाइन या मैक्स टू मैक्स 3 लाइन,
उससे आगे एक्सप्लेन नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने इतना कंटेंट डंप कर रखा है, जस्ट आई हैड डंप्ड दिस पर्टिकुलर कंटेंट, सो आई हैव रिटन दैट सेपरेटली ऑल्सो, एंड आई हैड मेड श्योर कि जो भी मैं वैल्यू एडिशंस आई एम कलेक्टिंग, आई एम रिप्रोड्यूसिंग इट ऑन द रियल एग्जाम, नो मैटर हाउ। अगर मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो देन देर इज नो वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग वैल्यू एडिशंस, डेटा इफेक्ट, अननेसेसरी वैल्यू एडिशन फिर आप कलेक्ट करके यू आर बर्निंग योरसेल्फ if you are not able to use it. Next question. Explain how Chandragupta II reign symbolized a golden age of cultural development, laying the foundation for future advancement in Indian art and literature. So, क्वेश्चन पढ़ते ही आई हैड अ डायलेमा कि गुप्ता डायनेसिटी का तो पता है, बट इस पर्टिकुलर रूलर का नहीं पता। दो तीन चीजें पता है कि इसके एक तो रेन में फाइन आया था, दूसरा ही यूज्ड टू कीप पंचरत्न ही बोलते हैं, नवरत्ना इन हिज कोर्ट, तीसरा कुछ पता भी नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया, बट क्वेश्चन इज वेरी पर्टिकुलर एंड इन द 15 मार्क्स वही टेम्पलेट वाली चीज यूज करी। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिम कि ये विक्रमादित्य था, गुप्ता डायनेसिटी, एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी नहीं पता था मेरे को किसी डायनेसिटी का, आई यूज्ड टू राइट अप्रोक्सीमेट कि ये 2nd to 8th सेंचुरी अप्रोक्सीमेट उस टाइम पे आया ऑफ एंशिएंट इंडिया। गोल्डन एज फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, नवरत्ना लिख दिया। दोज टेम्पलेट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट जो सर ने मुझे दी थी, टेम्पल्स, टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, स्कल्पचर, आप इसमें वो भी पढ़ लो, कंट्रीब्यूटेड टू नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एग्जांपल दशावतार टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कुछ बताओ, कुछ स्पेसिफिक था इसके रिलेटेड जो इसने किया हो? नहीं। पिलर्स, इरेक्टेड पिलर्स लाइक आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, literature, secular literature, religious, scientific, paintings, music, dance forms, inscription, traveler। कोई स्पेसिफिक नॉलेज ना होते हुए भी 3 शीट आई फील्ड कंफर्टेबली, जस्ट आई हैड द बेसिक आइडिया कि ये डायनेसिटी कैसी थी। आगे से फिर ये भी लिख दिया, फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, अकबर ने नवरत्न को पैटर्नाइज किया, भक्ति मूवमेंट चली, सेक्युलर लिटरेचर था, नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, गुप्ता डायनेसिटी इज कंसिडर्ड एज अ क्लासिक डायनेसिटी फॉर डिजाइनिंग नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और इसमें भी फिर इसमें कंक्लूजन में दैट रोट दैट पर्टिकुलर विजन ऑफ विकास भी, विरासत भी, और प्रिजर्विंग आवर कल्चरल कैपिटल। अगला क्वेश्चन, India's territorial disputes after independence were not merely about borders but also encompass issues of national identity, historical grievances and geopolitical strategies discussed। तो वही है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब डीकोलोनाइजेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटीज वी फेस्ड। तो आई मेंशन डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। एक मैप बनाया, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो पहला आती है डायमेंशन आती है बॉर्डर्स की, देन आती है नेशनल आइडेंटिटी, देन हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस एंड देन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। दीज आर सेपरेट फ्रेमवर्क्स दैट यू हैव टू एड्रेस। रीजन फॉर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश। नेशनल आइडेंटिटी, शेयर्ड एथनिसिटीज, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। देखा ना न्यूज में, अगर कोई इवेंट बांग्लादेश में होती है तो उसके रिपरकशंस वी सी इन इंडिया ऑल्सो। India, China over Arunachal Pradesh, as China claims that shared ethnic ties with the people of Arunachal Pradesh, जो काफी बार वो क्लेम करते हैं। हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस, तालिबान का अपोजिशन है ड्यूरेंट लाइन को। डिमार्केशन ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर बाय ब्रिटिशर यूजिंग काली रिवर, ये आज भी अंडर डिस्प्यूट है कि कौन सी काली रिवर को हम ओरिजिनल मान के उस पर बॉर्डर खींचे, इंटरनेशनल बॉर्डर। दिस, और उसके बाद जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, चाइनाज 5 फिंगर स्ट्रेटजी, पाकिस्तान गजवाए हिंद, एंड देन यू कंक्लूड विद वे अहेड। डू रिमेंबर वन थिंग, अगर आप कोई चैलेंजेस लिख रहे हो तो नो मैटर हाउ जेनरिक सजेशन आपके पास हो, डू राइट देम, डू राइट देम। कभी भी अपने आंसर्स को चैलेंजेस पे एंड मत करना। इवन इफ यू हैव टू राइट द सजेशंस इन कंक्लूजन, डू राइट देम, बट अपने आंसर को डू नॉट एंड विद द नेगेटिव नोट, चैलेंजेस, शॉर्टकमिंग वगैरह पे एंड मत करना कभी भी। अगेन, explain the socio-economic transformations resulting from women migration to metropolitan areas in India. For that, I had prepared a migration in India report.
I used to draw this kind of flowcharts only to address the non-core dimension. मेरी राइटिंग का फॉन्ट इतना बड़ा था, अगर मैं कोर डायमेंशन पे अगर मैंने ये फ्लोचार्ट बनाने चालू कर दिए तो मैं एक पॉइंट भी ढंग से नहीं लिख पाता था. सो आई नेवर इवन ट्राई टू इनकलकेट फ्लोचार्ट्स और वगैरह ये टू एड्रेस द कोर डायमेंशन ऑफ माई कंसर्न. वो मेरा होता ही नहीं था. तो इसलिए आई यूज टू प्ले ऑन माई कंटेंट इन द कोर डायमेंशन, कि मेरे पास जो मेरी ओरिजिनल एक स्ट्रेंथ है कि आई वॉज राइटिंग सम 20 points at least in 15 markers and around 15 points in 10 marker कम से कम. इसमें भी we can count 8 points 16 17 और 2 19 उसको छोड़ भी दे तो नॉन कोर डायमेंशन को. एंड इवन इफ वी लीव कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन आई हैव रिटन 19 points. इनको कैलकुलेट करके देखो तो फिर देखो कितना बनता है. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू ह्यूमन माइग्रेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज. आई हैड सेपरेटेड सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. सोशल मैंने अलग लिखे हैं. काउंटर्स पैट्रियार्की, डिलेड मैरिजेस. अब देखो इसमें मैंने कितने की पॉइंट्स डंप किए हैं. सिंगल मदर फिनोमिना, डिंग कपल्स, डबल इनकम नो किड्स कपल, सेक्युलराइजेशन ऑफ मैरिज, मैरिज एज कंपेनियनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप्स, नियो पैट्रियार्की, विमेन एक्टिविज्म, along with examples. Economic transformation, positives, women economic empowerment due to jobs, entrepreneurship among women. RBI का कोई डेटा था, I have written here, जो मैंने कलेक्ट किया था in my value additions. Increasing LFPR, labor force participation rate, उस टाइम पे न्यूज में था around 41%. Better demographic dividend realization, women in government jobs. IAS में 20% there are women. Negatives of women migration, वे अहेड. देखो मैंने कितने जेनरिक पॉइंट लिखे हैं, मेरे पास कोई पर्टिकुलर सजेशन नहीं था इस क्वेश्चन में. डेवलप टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज टू फोकस्ड ऑन स्किलिंग ऑफ वीमेन. एंड देन आई हैव एंडेड इट विद द प्रॉपर माइग्रेशन पॉलिसी. नीति आयोग का ही सजेशन था दैट इंडिया नीड्स अ माइग्रेशन पॉलिसी. Next question. The institution of marriage in India is increasingly becoming a site of conspicuous consumption and commodification. Critically examine the impact of this commercialization on social equity and gender relations. तो उस टाइम शायद से पिछले वाले में ही इकोनॉमिक सर्वे में देयर वाज अ की टर्म मार्केट सोसाइटी, दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ मार्केट सोसाइटी, कि जहाँ पे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, आप रिलेशंस भी हैं जैसे सोशल रिलेशंस, उसके पीछे भी आप एक बेनिफिट देखते हो अपना, इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज अ मार्केट सोसाइटी. सो दैट वाज इन न्यूज एंड दैट वाज इन करंट अफेयर्स एंड दैट वाज इन इकोनॉमिक सर्वे एज वेल. सो मैंने इंट्रोडक्शन में आई मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ मार्केट सोसाइटी एज इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज इज कॉमर्शियलाइज्ड एंड कोमोडिफाइड. वरना नहीं तो वही हम क्लासिक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मैरिज इज अ सेक्रेड यूनियन ऑफ टू पीपल. उस इंट्रोडक्शन में, इन दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन यू कैन सेंस द डिफरेंस इटसेल्फ. Marriage as becoming a site of conspicuous consumption and commodification. Big fat weddings, it was in news. Destination wedding, huge food wastage. Marriage as industry tapped by wedding houses. Introduction of Western concepts like ring ceremony and cake cutting ceremonies in our society, in our weddings. Impact of this phenomena. Gender equity, I have mentioned it separately. Gender equality का अलग, social equity का अलग. So I was able to break the question in the due parts and address them separately so that examiner को आपकी कॉपी का एक overview भी दिखे ना, तो he is able to sense कि हाँ इस बंदे ने सारे के सारे जो भी parts हैं, core dimension, non core dimension, he has addressed them adequately. एक बार वो चला गया तो आपकी कॉपी का व्यू भी पॉजिटिव हो जाता है एग्जामिनर का. Gender equity, huge dowries, notion of female as a liability, commodification of women, sacred unions, son meta preference, unwanted girls, neo patriarchy again, social equity, rich poor divide, environmental hazard, things like wealth drain. We had PM Modi said wed in India at that particular time due to the culture of destination wedding. So I wrote that in way ahead. एक और एग्जाम्पल लिखा, गौतम अडानी सन्स वेडिंग फॉर सोसाइटी, एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी. उन्होंने एक काइंड ऑफ नॉर्मल सी वेडिंग करके दे चैरिटी में उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट दी थी, जो उन्होंने अपने शादी के खर्चे से अलग कर दी थी. मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से आई टुक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, गांधी मैरिजेस, क्विट इंडिया मूवमेंट में आई.
From there, I mentioned this particular in way ahead. Again, society guide. Discuss the changing nature of family structures in urban India. How is it impacting elderly care and socialization of youth? I have picked so much questions from society so that आप लोग समझ पाओ, क्योंकि बाकी के तो सब समझ जाते हैं. Society is kind of tougher to handle these days, at least. In real exam तो बहुत kind of थोड़े से difficult kind of questions आते हैं, because in society the examiner has good window to frame questions, because there are so much changes taking place in society. So that's why I've taken 3-4 questions for society so that I can demonstrate that how you can use the key terms, how you can use the current affairs, and how you can break the question in parts to address them well. Indian society is a state of transition due to evolution of market society. Again, वही एक चीज है, 2 क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में it helped me. Changing nature of family. Nuclear families, but structurally they remain joint. Single parent families, same sex couples, lavender marriages, secularization of marriage, live-in relationships, ding couples, more individualism and privacy in urban families, market society, market logic, even in family relations. Impact of it: elderly care, longevity dividend, silver dividend. So these kind of care migration, it was a keyword. Socialization of youth, more individualistic orientation, less social capital, digital isolation, iPad kids culture. It was a keyword that I collected in my value additions. Generational gaps, way ahead, engage more, Scandinavian societies model. What they have done is they had made WhatsApp group as per the locality so that people can interact more. So that was a role model that I collected in my value additions and I used it. More dialogue between generation. What can be more generic suggestion than it? Modern parenting styles, GS2. Despite the implementation of flagship welfare schemes by the government of India, India's poverty elimination remains a work in progress. Started with the Niti Aayog's multi-dimensional poverty index with exact data. Extreme poverty in India, World Bank criteria भी I have written. What World Bank means by extreme poverty, कि आप $3 से कम कमा रहे हो per day, then you are in extreme poverty. Then the welfare schemes, because the question wrote about the welfare schemes, but I have written them in very concisely because they are non-core dimension, because the question is of 15 marks. Then the India elimination remains a work in progress. These are the reasons. पहले प्लानिंग में क्या गड़बड़ है इन आवर वेलफेयर स्कीम्स, फिर एग्जीक्यूशन में क्या गड़बड़ है इन आवर वेलफेयर स्कीम्स. सो दीज आर काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स. आपको पॉइंट ज़्यादा ध्यान में आएंगे ये वाली अप्रोच लेके चलोगे तो, नहीं तो 3-4 पॉइंट तो लिख दोगे. द हाईली प्रेशराइजिंग इन्वायरमेंट, फिर 5वें-6ठे पॉइंट तक जाके फिर आप रुक जाओगे वहाँ पे. अभी मैंने इसमें देखो कितने पॉइंट लिखे हैं. देन आई हैव रिटन वे अहेड. ये कुछ ओनली they are part of the answer, not the full answer. ठीक है. Then the way ahead, whole of the nation approach, government capacity building, industrialization plus MSMEs plus startups, job creation, targeted approach for the poor. Again in the conclusion, Viksit Bharat and Garibi Mukt New India. Discuss the evolution of tribunal system in India and highlight the key issues affecting its independence and efficiency. तो वही ट्राइब्यूनल्स का काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन लिखा विद द NCRWC's ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ये की टर्म NCRWC गिव. देन इवोल्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स. लिख तो हम इसको वैसे भी सकते थे कि हाँ इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, बट द मोस्ट क्रूशियल मूवमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स वाज द 42nd अमेंडमेंट. उसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. तो आई थॉट यूजिंग दैट framework I can address this particular part very in a good way. So before 42nd amendment only statutory tribunal were there. एक ही tribunal का नाम ध्यान आया, that was income tax appellate tribunal. I did not even knew कि उस टाइम था भी या नहीं था. 42nd amendment के बाद and after 42nd amendment. तो इससे आपके पास content हो जाता, वरना इसमें आप क्या लिखते? You didn't had
आप ये 42nd अमेंडमेंट का एक्ट का आप एक पॉइंट बना देते, बस उसके बाद नहीं होता आपके पास कंटेंट लिखने को। नॉलेज तो आपके पास सबके पास ही लिमिटेड है, सबने सेम ही कंटेंट पढ़ा, हमने भी सेम ही कंटेंट पढ़ा। इट इज अबाउट हाउ यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर नॉलेज। Key issues affecting their independence, everybody knows them. And then the way ahead, establish a dedicated commission for tribunal, more 3Fs and expert engagement with the tribunals. A healthy India is the foundation of the healthy economy. In this context, critically assess whether the current public health infrastructure in India can sustainably deliver universal health coverage. So I started with the National Health Policy 2017. Okay, then I have addressed the non-core dimension, that how a healthy India is the foundation of healthy economy in a flowchart type. Future ready workforce, demographic dividend, realize potential of women, silver dividend, longevity dividend. अगर मेरे पास इसका कंटेंट का कुछ ज़्यादा नहीं होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, आप लोग पूछ रहे थे अगर किसी का कंटेंट हमारे पास कम है, अगर मेरे पास इसके लिए कंटेंट कम है, तो आई वुड एलाबोरेट ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड आई विल फिल द शीट। अभी तो मैंने हाफ शीट में इसको समेट दिया मेरे नॉन कोर डायमेंशन को। If I did not had the content to write in the second part in the core dimension, I would stretch it at least to the first sheet. एक शीट तो मैं इसके साथ भरूंगा ही भरूंगा। फिर आ जाता है करंट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ हेल्थी इंडिया, 3 layered मॉडल। स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेंडिचर डेटा, अगेन डेटा, अगेन ये देख एग्जांपल्स, डिजिटल हेल्थ फॉर ऑल विजन, बिकॉज हेल्थ इज अ कॉमन टॉपिक। इस पे क्वेश्चन एक बार बताओ, आप जितने बंदे बैठे हो, इस पे आंसर कौन नहीं लिख सकता इस क्वेश्चन पे? एवरीबडी कैन राइट इट, एवरीबडी कैन राइट इट, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम द अदर्स। जो बंदे जेनरिक से पॉइंट इसमें भी लिख देंगे, आप भी लिखा क्या, जो आपके भी सेम मार्क्स आएंगे। यू हैव टू मेक द एग्जामिनर रीड योर आंसर्स। वो इसी वजह से होगा कि आप में डेटा है, आप में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एग्जांपल्स हैं, रिसेंट के एग्जांपल्स हैं। Digital health for all vision, universal health interface, it is called as the UPI of health sector. So you have to mention these things which are in current affairs also. However, the challenges are still there, but वहाँ पे पूछा नहीं, but I still wrote them कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो क्या है हमारे पास, मिसिंग मिडल, that was a decorative term that I had for health, मैंने लिखा ये मिसिंग मिडल। डिजिटल हेल्थ डिवाइड, poor infrastructure in rural, remote and tribal areas. Also prioritize your points. If you have good points for a certain topic, write them first. अगर generic point उनको last में लिखो. Do not write generic point in the starting itself. For example, ये वाला था, poor infrastructure in rural, remote and tribal areas. It is a generic point. Everybody knows it. But मैंने ये 5th पे लिखा है. In the first, second and third, I wrote decorative points, जिनकी पढ़ने के बाद एग्जामिनर काइंड ऑफ इम्प्रेस हो सकता है कि हाँ, दीज आर द गुड पॉइंट्स दैट ही हैज रिटन। उसके बाद आपके जेनरिक पॉइंट भी इन पॉइंट के साथ धक जाते हैं, कहते हैं ना कि धक गया इसके साथ। 4 के भी 5 पॉइंट हो गए, यू हैव रिटन अ जेनरिक पॉइंट आल्सो, और एग्जामिनर के नोटिस में भी नहीं आएगा। वे फॉरवर्ड, Q1 मॉडल, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, 5% का आएगा इनका। नीति आयोग 15-year प्लान फॉर हेल्थ, सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉर बिल्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपके पास यू हैव गुड एग्जांपल्स, good way ahead, good practices. Do try to inculcate them no matter how, but they should be relevant in the context of the question. Unnecessary भी value addition मत करना, वो examiner को और भी frustrate कर देंगे। Health infrastructure is crucial for Alma Ata Declaration and Astana Declaration. In the conclusion also, I have written 2 international declaration on health. मैं एक से भी काम चला सकता था, but I wanted the examiner to read both of the declaration. Discuss the role of citizen charter in promoting social accountability in public service delivery. What are the key limitations in its implementation and suggest measures for strengthening its effectiveness. Citizen charter, एक तो आप सीधा citizen charter से चलो. I have picked it from Sevattam model. It is a part of Sevattam model. Varna everybody starts with the citizen charter and its definition.
Based on Sevattam model, citizen charter is a document that highlights the standard OE. But I added something in its definition. डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सभी लिखेंगे इस पे, और इस पे आपका कोई बेटर प्रैक्टिसेस से भी आप चालू कर सकते हैं, बट वो कंटेंट बॉडी का है. सो आई एडेड सेवत्तम मॉडल एटलीस्ट इन इट. Principles of citizen charter, because the question is in 15 mark, so that I can create an impression on examiner कि हाँ ये principles भी लिखे हैं, though highly concisely, because I knew that I had enough content to write in this particular question. Role in promoting social accountability, active and enlightened citizenry, so kind of a keyword. Right based approach helps in social accountability, example RBI's citizen charter. People education, example मेरी पंचायत मेरा अधिकार citizen charter in Kerala. Drafting in vernacular languages, greater transparency, fixes responsibilities, promotes 5 E's of the economy efficiency जो भी है. However, key limitations are there. Lack of rigidity stops, lack of citizen charter in majority of the government offices, one size fits all approach. So these kind of things. And suggestions, UK service first charter. GS2 का क्वेश्चन है. In GS2 there is a component of syllabus that comparison of Indian constitution with the other countries. So उसका मतलब ये नहीं है कि explicitly आपसे ask किया जाएगा क्वेश्चन, उसी पे आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे. Make comparisons wherever it is possible. पॉलिटी के क्वेश्चंस में होगा, गवर्नेंस के क्वेश्चंस में होगा. इट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स. वो सर डिस्कस कर रहे थे ना अमेंडमेंट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन, 15 मार्कर. मैंने उसको पता कहाँ से स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड इट कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज पर द वामन राव केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1981, एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. उसके कंक्लूजन में आई रोट कि वी कैन ट्राई यूएस मॉडल, क्योंकि मैंने कुछ 2-3 लिमिटेशंस लिखी थी अपने अमेंडमेंट प्रोसीजर की. उसके बाद आई रोट सम 2-3 सजेशंस. उसमें एक था कि यूएस का कन्वेंशन है, दे हैव अ डेडिकेटेड बॉडी दैट डिसाइड्स वेदर दे हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. स्टार्टिंग में भी एंड में भी यू हैव कंपेयर्ड विद द अदर कंट्रीज. दैट इज सर्टेनली गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स. Maharashtra's public service bill. Reforms of Public Service Bill 2011. Behavioral change, Sevattam model, and citizen charter is crucial for ethical governance, smart governance, new civil service, and new public management. ये दो वाले terms I learned in this attempt 2025 में, new public management. So these kind of terms you have to use in your answers. IR. The small island developing states of Indian Ocean are not just vulnerable outposts, but strategic partners in India's Indo-Pacific vision. Discuss. So first of all, started with India's foreign policy and the relevance of small island development state or small island developing states, or with a diagram. एक diagram बना दिया, map बना दिया. How small island developing states in Indian Ocean are vulnerable outposts. कि vulnerable कैसे हैं? First of all, China की string of pearls strategy, vulnerable to natural threats, political instability क्योंकि coups हो रहे थे, एंटी इंडिया वेव्स, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था सब में, कोल्ड वॉर 2.0 बिटवीन यूएस एंड चाइना विच वाज अफेक्टिंग दीज स्मॉलर पावर्स. हाउ दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन, पार्ट ऑफ इंडिया सागर एंड महासागर डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम पंचशील, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, फिश हुक स्ट्रेटजी, and we had proactive engagement and counter China's BRI with the ideas program. So I have mentioned the policies, the various strategies of our foreign policy in my answer. Sagar doctrine, Mahasagar doctrine came last year only, and I made sure that I wrote this particular doctrine in my answers. GS3 economy.
In context of India's developmental priorities highlight the tensions between domestic agricultural subsidies and multilateral trade commitments under the WTO framework, also suggest suitable policy measures to reconcile this tension. So agricultural subsidies, so kind of एक economic concept भी है ये, हम macro economics जब पढ़ते हैं we study it. So first of all introduce with the subsidies. At that particular time I did not had the data of subsidies, how much subsidies we are giving. Otherwise I would have used that particular data in introduction itself कि हम इतनी इतनी सब्सिडीज हम देते हैं अपने फार्मर्स को, चाहे वो फूड का हो गया, चाहे वो जो भी हम सब्सिडीज देते हैं. देन डायरेक्ट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज विद एग्जांपल्स. उसके बाद I came to the non-core dimension in the context of India's developmental priorities. It is a non-core dimension. So 3 points. Viksit Krishi Sankalp Yatra. At that particular time it was in news, so I picked it from there. Doubling farmer income of Dalwai committee. Food security and inclusive growth under the Saptrishi goal. These goals came under the budget. एक पेज में है, एक पेज से भी कम में है. I have used content from the economic survey as well. Okay, to differentiate my answer, just to differentiate my answer. And mark my words, GS3 में if you are not using data or best practices or whatever you can use from economic survey, you are not going to get marks. Tensions between domestically agriculture subsidies and multilateral trade arrangements. Amber box subsidies, public stock holding, export subsidies. Developed countries channelize their subsidies in green box and blue box. Indian farmers depend hugely on subsidies. Farmer protests. Policy measures that we can use. We can go from MSP to RP to MRP. Develop agriculture, agribusiness. We have to develop our agriculture as agribusiness. इसमें 2-3 term और use prepare की थी मैंने, जैसे agritainment and one more agritourism also. So such kind of suggestions that we can use or key terms which you can mention and which can also help to impress the examiner. So you can collect and you can reproduce such kind of terms here like this. Railways. Indian Railways is increasingly leveraging the PPP model to modernize its infrastructure and services. Analyze the extent to which the PPP model can transform Indian Railways into a globally competitive network. So I had the data, I wrote it in the introduction itself. Indian Railways is the 4th largest railway network in the world. Leveraging PPP model. That was a kind of non-core dimension. I wrote only 3 points. Vivek Devroy Committee, Kakodkar Committee recommended use of PPP. Corporate trains, Mahakal Express, National Rail Plan 2030 pushes for PPP in railways. तीनों is a quality content, but I have written it in the non-core dimension. अगर मैं core dimension की सोचता तो core dimension में हो सकता था, इनको लिखने का मेरे पास मौका भी नहीं आता. But I have written it in the outside itself in the non-core dimension along with the introduction. So surely it is going to captivate the examiner कि बंदे ने पहले ही 3 पॉइंट में decorated content लिखा है. Benefits of PPP model वो kind of usual points है which everybody knows. Better infrastructure वगैरह. Limitations of PPP model. फिर limitations भी I have written from the perspective of government, from the perspective of private sector, from the perspective of people. ऐसे अगर फ्रेमवर्क में सोचोगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर और रिकॉल मोर पॉइंट्स. अब इसमें ही 3, 2, 5 और 3, 8. 8 limitations I have written. Yeah. Sorry to disturb you. No. Sir, but ये जो आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो फॉर एनरिचमेंट, तो ये इसका प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि जब मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे को लगा था कि बहुत सारा डेटा डंप कर रहा हूँ और याद कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो इज इट थ्रू आंसर शीट्स की कैसे मतलब जमा कैसे करते थे इतना रेलेवेंट डेटा जो अक्रॉस जीएसएस एंड ये यूज हो सकता है? I used to collect it from newspaper, telegram channels या model test answers से भी, जहाँ से मिलो उठा लो. But I used to collect only those particular data या content which is very much possible to quote in many answers. वो डेटा मत कलेक्ट करना कि कितने टूरिस्ट इंडिया को इस स्टेट को विजिट कर रहे हैं.
इंडिया को विजिट कर रहे हैं वो याद रह जाएगा। एंड टू कोड डेटा ऑल्सो, कई बार हमको क्या होता है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होता बट एक हिंट होता है, तो उसको भी हाउ यू कैन यूज स्मार्टली कि दैट अप्रोक्सीमेटली 2%, अबाउट 2%। सो आप ये लेवल लेके यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर डेटा और उस डेटा को डू रिवाइज इट बिफोर यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, इवन यू गो बिफोर द मॉक टेस्ट। और कंटेंट नहीं पढ़ो, मैं तो और कंटेंट पढ़ता भी नहीं था, आई जस्ट यूज टू स्टडी माई वैल्यू एडिशंस ओनली। आई न्यू कि जनरल सा आंसर मैं लिख लूंगा बट टू डेकोरेट इट आई नीड वैल्यू एडिशंस, और ये वैल्यू एडिशन याद करना इट इज अ ह्यूमंगस टास्क। और फिर in the pressurizing environment to reproduce it in the answer, it is again a humongous task। और रियल एग्जामिनेशन में तो यू आर डेड टायर्ड, एक जीएस लिखते ही बस फिर तो आई यूज टू टेक पेन किलर्स इन बिटवीन। So again we had focus on recommendation of the Debroi committee, amend national rail plan, phased introduction of the private sector, and then see the conclusion, rejuvenation of arteries of India। इकोनॉमिक सर्वे में टर्म यूज हुई थी फॉर इंडियन रेलवेज, दैट रेलवेज आर द आर्टरीज ऑफ इंडिया, इज नेसेसरी फॉर इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। Again, how effective is India's coastal security architecture in addressing the evolving security threats in the Indian Ocean region? As per the Home Ministry, ये again revised calculation आई थी हमारी कोस्ट की, लास्ट ईयर आई थी। इससे पहले वी यूज टू यूज द फिगर ऑफ 7500, उस टाइम पे यूज आई थी, तो आई यूज इट इन द introduction itself। Evolving security threats, I use the map and even maps also I demonstrated drugs, terrorists, cyclones। Evolving security threats in IOR, drug trafficking, smuggling in India report, it is produced by Directorate of Revenue Intelligence। I use this particular report here। मैंने ये पॉइंट बड़ा लिखा है बेशक से, but I made sure कि I am writing this particular report here because it is going to captivate the examiner। Terrorists, non-state actors, pirates, natural threats like cyclone, marine heat waves, सब यही लिखेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग आ रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, नेचुरल थ्रेट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आई रिटन नेचुरल थ्रेट्स एज वेल कि वी आर फेसिंग मोर इंटेंस साइक्लोन्स, दैट इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी थ्रेट टू अस। इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सबको पता है। Vehicle traffic management system, NC3I system, these were recently introduced but I made sure I wrote them। Challenges क्या हैं and the way ahead, Vijay Raghavan committee defense modernization। विजय राघवन कमेटी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का काइंड ऑफ एक जेनरिक सजेशन माना जाएगा बट आई यूज दिस पर्टिकुलर कमिटीज रिकमेंडेशन हेयर टू अपग्रेड अवर नेवल फोर्सेस। International partnerships, PM Modi held that coastal security will be crucial for maritime Amrit Kal vision and blue economic vision of India। So this was a punchline that you can use in conclusion। Such kind of questions जहाँ पे mostly science and tech, I come from a non-science background कि आपको नहीं आते but still you can handle it like that। What are the recent research and development achievements in agricultural biotechnology in India? How can these innovations contribute towards sustainable farming and improving livelihoods of small and marginal farmers? So I had read somewhere कि agriculture में जो biotechnology use होती है that is called as green biotechnology, और उससे अलग मेरे को कुछ नहीं पता था। I use that particular thing in the introduction। Recent innovation and research and development in agricultural biotechnology, कोई भी एक भी आपको नया एग्जाम्पल पढ़ने को मिले तो do tell me। GM crop, GM cotton, transgenic crops, HYV varieties, food fortification, vitamin A, D and iron in milk and rice, nano fertilizers, nano urea, contribution to sustainable farming and livelihood of small and marginal farmers, precision farming, low environmental pollution, less needs of pesticides, increased shelf life, more productivity, nutritious crops, challenges, less R&D focus, concern with GM crops, behavioral issues in farmers,
we had focus on biotech kisan program in corporates and private sector in research. अब बायोटेक किसान प्रोग्राम को अगर हम छोड़ भी दें तो कौन सा ऐसा नया एग्जांपल था जो नॉलेज थी ही नहीं इसके लिए, बट स्टिल आई यूज द कंटेंट विच वी हैव स्मार्टली. थोड़ा सा उसका फ्रेमिंग, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं उनकी फ्रेमिंग में थोड़ा सा इधर उधर किया है, कंटेंट वही है. नहीं तो क्वेश्चन को देख के अपने आप को कितना ही डरा लो कि यार आता ही नहीं है. तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन स्पेशली इन फार्मिंग इन एग्रीकल्चर आई हैव नॉट स्टडीड इट, but still I was able to write good points in 3 sheets. लास्ट में जाके तो बल्कि पैरेलल ड्रॉ करना पड़ गया वे हेड लिखने के लिए. तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है. आसान है ऐसा लिखना. So that's what I'm saying. It takes practice. It takes a lot of what we say as patience. क्योंकि ये आंसर एक दिन में नहीं आते हैं, ग्रेजुअली ये होते हैं डेवलप. बट आई थिंक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पास कंटेंट रेडर, यू शुड हैव कंटेंट, यू शुड हैव नोट्स. बिकॉज वंस यू हैव नोट्स, देन gradually when you go through those short notes, you can replicate that in your answers. ठीक है ना. So देखो basically क्या, if you see the mains paper, most of the questions are not very tough. The idea is कि differentiate कैसे करें, and वहाँ पे वो आपकी जो value additions हैं, understanding the questions, वो सारी चीजें काम आती हैं. ठीक है ना. So I think that is what we will also try to teach in mains test series also. यहाँ पे भी मेरे कुछ 20 lectures हैं आंसर राइटिंग के. Plus I'll also give you those keywords, जो keywords विकास ने भी यूज किए थे अपने आंसर्स में, फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी सिलेबस वाइज का टॉपिक. जैसे लेट्स से पंचायती राज है तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में. सो दिस आई विल डू हियर ऑल्सो. एंड नेत्र प्रगति में आई विल टेक 40+ लेक्चर्स. यहाँ पे तो आपको पूरा मेंस इंटेंसिव तरीके से हम लोग कराएंगे, मेंस प्लस प्रीलिम्स भी. तो आई थिंक अब जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं वो लोग प्लीज, यू हैव व्हाट 80-85 डेज लेफ्ट. सो फर्स्ट 10-12 डेज फोकस ऑन कंसोलिडेशन, नोट्स वगैरह. उसके बाद 60 डेज ऑफ इंटेंसिव आंसर राइटिंग. जो लोग इस बार नहीं लिख रहे हैं, नेक्स्ट 7-8 मंथ्स यू हैव टू फोकस ऑन मेंस ओनली. मेंस रेडी होने के 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज कंटेंट, followed by how to write answers, so that learning process. Third is practice and fourth is review. ठीक है ना. तो ये 4 स्टेज आपको हर हाल में अचीव करने हैं. एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे खड़े होंगे एंड आई विल बी डिस्कसिंग योर कॉपीज. ठीक है. तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड थैंक यू फॉर coming and thank you for attending the session online. Thank you everyone.